हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटी स्टडी पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का आपका 6 दिसंबर को पहला पेपर है। अर्थवार्षिक आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 6 दिसंबर से। तो पहला पेपर आपका है अर्थशास्त्र का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और पूरे क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा में अंतर बताइए। धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में क्या अंतर है? पहला है आपका धातु मुद्रा भारी होती है क्योंकि वो धातु की बनी होती है, और पत्र आपका जैसे कि हम कागज मुद्रा होती है, कागजी मुद्रा जो कि हल्की होती है। तो पहला अंतर यही हो जाएगा, धातु मुद्रा भारी होती है, पत्र मुद्रा हल्की होती है। अतः इसका चालन छोटे क्रय विक्रय में होता है। जैसा कि हम सिक्के 10 का सिक्का, 1 का 2 का, तो हम छोटा हमें क्रय विक्रय करना होता है, वहाँ पे हम सिक्के का प्रयोग करते हैं, मतलब धातु मुद्रा का उपयोग करते हैं। धातु मुद्रा देश की सरकार जारी करती है। इसके बाद हमारा पत्र मुद्रा में है, इसका चालन बड़े क्रय विक्रय में होता है, जैसा कि 500 का नोट, 100 का नोट, सिक्के नहीं होते इतने। तो इसका हो जाएगा पत्र मुद्रा देश की सर्वोच्च केंद्रीय बैंक जारी करती है। इसके बाद हमारा सेकंड अंतर होगा इसका, धातु मुद्रा का चालन व संचय सीमित मात्रा में होता है, होने से मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा नहीं होती। मतलब धातु मुद्रा का चालन हम सिक्कों के आधार पर करते हैं, जो कि बहुत ही कम छोटे क्रय विक्रय में हम यूज करते हैं। ज़्यादा महंगा या ज़्यादा जहाँ पे बहुत अधिक मुद्रा का उपयोग होता है, वहाँ पे हम धातु मुद्रा का उपयोग नहीं करते। और इसके अलावा इसका हो जाएगा पत्र मुद्रा हल्की व कम जगह घिरने वाली होने से विश्व में इसका अत्यधिक चलन होता है, जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब पत्र मुद्रा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, क्योंकि वो 500 का नोट, 1000 का नोट होता है, जो कि हम कम जगह पे बहुत सारी मुद्रा रख सकते हैं। और ऐसे ही धातु मुद्रा अगर हम 10 के सिक्के ले जाएंगे तो वो जगह ज़्यादा लगेगी हमें, ज़्यादा मुद्रा ले जाने के लिए। तो इसका यही अंतर है। इसके बाद अगला हो जाएगा, धातु मुद्रा अत्यंत महंगी प्रणाली है क्योंकि उसमें धातु का उपयोग होता है, उसको बनाया जाता है। पत्र मुद्रा सस्ती प्रणाली है क्योंकि उसमें कागज का उपयोग किया जाता है। धातु महंगी होती है, इसलिए धातु मुद्रा अत्यंत महंगी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन थे, 3 पॉइंट थे इसके। इसको आप 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लें, आपको याद हो जाएगा। 3 नंबर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर कर लें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, पूर्ति की लोच मतलब कीमत लोच को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं? पूर्ति की लोच मतलब कीमत लोच को कौन कौन से घटक तत्व प्रभावित करते हैं? पहला है आपका आगतों की प्रकृति, दूसरा हो जाएगा प्राकृतिक बाधाएं, और यहाँ पे आपका तीसरा हो जाएगा वस्तु का स्वभाव एवं प्रकृति। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, आगतों की प्रकृति। यदि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक आगत सामान्य रूप से उपलब्ध होते हैं तो उस वस्तु की पूर्ति लोचदार होती है। मतलब जिस वस्तु की हमें पूर्ति आसानी से हो जाती है तो हम उसे लोचदार पूर्ति कह सकते हैं। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए विशेष आगतों की आवश्यकता होती है तो वह वस्तु की पूर्ति बेलोचदार हो जाती है। मतलब कोई कम वस्तु है या जिसकी लागत ज़्यादा लगती है, जिसका उत्पादन कम होता है, तो उस वस्तु को हम बेलोचदार कह देते हैं क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। इसके बाद आपका अगला पॉइंट हो जाएगा प्राकृतिक बाधाएं। मतलब पूर्ति की लोच में प्राकृतिक कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? तो पहला हो जाएगा, पूर्ति की लोच पर प्राकृतिक बाधाओं का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि प्रकृति पूर्ति पर कई प्रकार से प्रतिबंध लगा देती है, अतः पूर्ति में वृद्धि सुगमता से नहीं की जा सकती। प्राकृतिक बाधाएं बहुत सारी होती हैं। अगर हम कुछ उत्पादन कर रहे हैं तो पानी आना या पानी का ना आना, इस प्रकार की ओले गिरना, इस प्रकार की कुछ हानिकारक बाधाएं भी होती हैं जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती हैं। इसके बाद अगला हो जाएगा आपका वस्तु का स्वभाव एवं प्रकृति। मतलब वस्तु का स्वभाव और उसकी प्रकृति पर भी कुछ चीज़ें निर्भर करती हैं। जैसा कि वस्तु की पूर्ति की लोच उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। यदि वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली होती है तो उसकी पूर्ति बेलोच होती है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर इसकी पूर्ति को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। मतलब ऐसे कि कुछ वस्तु है जो कि पूर्ति की लोच पर उसकी स्वभाव पर निर्भर करता है, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, तो उसको बेलोचदार पूर्ति कह सकते हैं हम, क्योंकि उसके परिवर्तन में घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो जल्द शीघ्र ही खत्म हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि वस्तु टिकाऊदार है
तो ऐसी वस्तु की पूर्ति लोचदार होती है क्योंकि हम उसे स्टॉक करके रख सकते हैं। अगर वो वस्तु शीघ्र ही खराब नहीं होती तो हम उसे रख सकते हैं और उसकी कीमत, जब उसकी कीमत में वृद्धि होती है तब उसको निकाल कर हम उसे बेच सकते हैं। तो इसी प्रकार है पूर्ति लोचदार होती है क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर इसकी मात्रा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका अर्थ यही है कि कोई सी वस्तु है जो कि हम लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं तो उसे हम रख सकते हैं। अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो हमें उसे स्टॉक में से निकाल कर उसका कीमत में बढ़ाकर उसको बेच सकते हैं। और कोई वस्तु ऐसी है जो खराब हो जाएगी या शीघ्र ही नष्ट हो जाती है तो उसे हम नहीं रख सकते, उसे हमें उपयोग करना पड़ेगा और उसकी कीमत पर बढ़ाना या घटाने का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्थिर लागत व परिवर्तनशील लागत। हमारा तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। स्थिर लागत व परिवर्तनशील लागत में अंतर देखेंगे हम। पहला पॉइंट है स्थिर लागत। स्थिर लागतों का संबंध अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है। इसका हो जाएगा परिवर्तनशील लागतों का संबंध अल्पकाल में परिवर्तनशील लागतों से होता है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का स्थिर लागतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद है उत्पादन की मात्रा परिवर्तनशील होने पर परिवर्तनशील लागतों में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसा है कोई वस्तु अगर उसका उत्पादन की मात्रा पे प्रभाव पड़ रहा है तो उसका स्थिर लागत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि परिवर्तनशील लागत में प्रभाव पड़ जाता है। अल्पकाल में उत्पादन बंद हो जाने पर भी स्थिर लागतें वहन करनी पड़ती हैं। अल्पकाल में उत्पादन बंद हो जाने पर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। अगर अल्पकाल उत्पादन है, जिस चीज़ पर किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है और वो बंद हो जाती है तो स्थिर लागतें उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। कुल लागत में से परिवर्तनशील लागतें घटाने पर स्थिर लागतें प्राप्त होती हैं। इसके अपोजिट हो जाएगा कुल लागत में से स्थिर लागतें घटाने पर परिवर्तनशील लागतें प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जो कि है भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में आपको अंतर बताना है। मतलब हम जो भुगतान करते हैं और जिसका व्यापार होता है, इनमें क्या अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा भुगतान संतुलन में दृश्य मदों के साथ साथ अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद व्यापार में हो जाएगा व्यापार संतुलन में आयात निर्यात की जाने वाली दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। मतलब भुगतान में जो चीज़ हम भुगतान करते हैं उसमें दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदें आ जाती हैं और व्यापार में आयात और निर्यात दोनों दृश्य मदों की ही सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा भुगतान संतुलन की धारणा अधिक व्यापक होती है और व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही एक भाग होता है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट हो जाएगा यदि किसी देश का भुगतान संतुलन पक्ष में नहीं है तो यह चिंता का विषय है। यदि किसी देश का व्यापार संतुलन पक्ष में ना हो तो कोई चिंता के विषय नहीं है, क्योंकि भुगतान संतुलन का ही एक भाग व्यापार संतुलन होता है। भुगतान संतुलन सदा ही संतुलित रहता है, जबकि व्यापार संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। ये थे आपके 4 नंबर का क्वेश्चन था भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये थे दोस्तों, मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। अगले क्वेश्चन हम जो कि बहुत सारे क्वेश्चन है समष्टि व्यष्टि का है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं से है। जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार बाजार, जिन क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में देखेंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्लीज जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपका इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं आपको अगले क्वेश्चंस बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।